नमस्कार ट्रेडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइन लैब लिमिटेड के बारे में। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इस पे एक शॉर्ट वीडियो बनाया है और आज उसका एक डिटेल हम लोग एक एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी शामिल होगा। इसमें हम ये लोग ये भी देखेंगे कि कंपनी को क्या कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कंपनी आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्मेंस दे सकती है, कंपनी पर ये जो नया यूपीआई रूल आया है उसका कितना इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी पेमेंट फिनटेक से रिलेटेड कंपनी है, तो उस पे कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट्स नोट्स की कहाँ पर बाइंग पोजीशन बना सकते हैं या सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं, या अभी हमको वेट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, ये सारी डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो ठीक है, नहीं नोटिस किया होगा तो अभी अगर कभी आप लोग जब जाएंगे तो किसी भी शॉपिंग मॉल में जाइए, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाइए, बड़े, हालांकि पहले ये कार्ड स्वाइप मशीनें प्रोवाइड करवाते थे जिसको हम लोग पीओएस मशीन बोलते हैं। ठीक है, तो वो पीओएस मशीन पहले कंपनी प्रोवाइड कराती थी। धीरे धीरे इन्होंने एक्सपेंड किया, क्यूआर कोड और यूजर इंटरफेस टाइप का पेमेंट सोल्यूशन देना शुरू कर दिया है कंपनी ने। कंपनी अब केवल सिंपल किसी एक पीओएस मशीन पर टिकी नहीं हुई है। कंपनी ने अब अपना रुख थोड़ा सा और डिजिटल किया है, थोड़ा सा और ब्रॉडली अपने आप को एक्सपेंड किया है। कंपनी अब डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मर्चेंट पेमेंट सोल्यूशन, ऑनलाइन पेमेंट अफोर्डेबिलिटी सोल्यूशन, इशूइंग बिजनेस, प्रीपेड कार्ड्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेशनल पेमेंट सोल्यूशन जैसे और भी बहुत सारे सेगमेंट में अभी वो काम कर रही है। एक चीज़ और इस कंपनी के बारे में समझना होगा कि कंपनी का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांजेक्शन है वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो आपने मर्चेंट जो जितने भी, जैसे आप शॉपिंग मॉल, जैसा कि मैंने बताया कि शॉपिंग मॉल और रिटेलर के पास अगर जब जाएंगे तो आपको जो ऑनलाइन पेमेंट करने की जो क्यूआर कोड वगैरह प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का काम इनका है। ठीक है, और इसके बाद एक सेकेंड आता है इशूइंग और एक्वायरिंग प्लेटफॉर्म। ये इनका मेनली काम अब केवल इतना नहीं है कि पेमेंट के लिए क्यूआर कोड प्रोवाइड करा देना या पेमेंट मशीन प्रोवाइड करना, केवल इतना ही नहीं है। कंपनी का ऑब्जेक्ट ये होता है कि कंपनी के मर्चेंट के सिर्फ पेमेंट एक्सपेक्टेशन तक लिमिट ना रहे, बल्कि मर्चेंट के कंप्लीट डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम को टेक्नोलॉजी पार्टनर बना सके। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा उतना ज़्यादा इकोसिस्टम मोनेटाइजेशन की अपॉर्चुनिटी होगी कंपनी के पास। ठीक है, तो ये सब करने के बाद अब कंपनी का स्केलिंग कितना हुआ है, कितना बढ़ा है कंपनी। तो अगर मैं उस कंपनी के स्केलिंग की बात करूँ, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि जितना ज़्यादा ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा उतना ज़्यादा इकोसिस्टम मोनेटाइजेशन की अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के पास रहेगी। तो अगर इस कंपनी का एक्सकेल कितना हो रहा है, ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर उसकी मैं बात करूँ तो एक सिंपल सा एक डेटा देता हूँ आपको। उस डेटा के आधार पे कंपनी ने क्वार्टर वन में, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2027 के क्वार्टर वन में कंपनी ने ये क्लेम किया है कि अप्रोक्सीमेटली 4 लाख करोड़ से ऊपर का जीटीवी इट मीन्स की ग्रोस ट्रांजेक्शन वैल्यू प्रोसेस किया है। 4 लाख करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, 4 लाख करोड़ का इसने जीटीवी ग्रोस ट्रांजेक्शन वैल्यू प्रोसेस किया है इस क्वार्टर में। 2.01 बिलियन ट्रांजेक्शन प्रोसेस हुई है। कंपनी का डिजिटल चेकआउट पॉइंट बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 2.7 मिलियन हो गया है। और अगर मैं बात करूं कि मर्चेंट बेस अप्रोक्सीमेटली 11.5 लाख मर्चेंट तक पहुंच गया। लगभग अगर आप इतना समझो कि जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल वगैरह देख रहे हो ना, उनमें तो ऑलमोस्ट मुझको पाइन लैब देखने को मिल जाता है। ठीक है, कहीं कहीं रोजर पे वगैरह भी होता है, बट कहीं मतलब मोस्टली मुझको अभी मेरे साइड में यहाँ पर पाइन लैब देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वो अब इनका जो मर्चेंट बेस है ना, वो लगभग 11.5 लाख के आसपास पहुंच चुका है। सिंपल सी बात है, तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हो कि पेमेंट की ट्रांजेक्शन कितनी हैवी यहाँ तक पहुंच चुकी है। अब इतना सब कुछ होने के बाद कंपनी के पास जितना बड़ा मर्चेंट इकोसिस्टम होता है उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है एडिशनल प्रोडक्ट क्रॉस सेल करने के लिए। ठीक है, अब एक बार हम लोग इसका फंडामेंटल की पॉइंट चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर की पॉइंट चेक करने के लिए तो आपको यहाँ पर एकदम फ्री वेबसाइट है scanner.in। आप यहाँ पर जाइए और आप पाइन लैब सर्च कीजिए, एग्जैक्टली आपको ये सारा डिटेल मिल जाएगा। मैं थोड़ा बहुत जो चीज़ें टेक्निकल चीज़ें हैं मैं उन पे फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर सभी चीज़ें जो समझनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। तो कंपनी का अभी मार्केट कैप 19,000 करोड़ के आसपास का है। ठीक है, 19,200 करोड़, 298 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी करेंट मार्केट प्राइस 167 रुपये पे चल रही है। कल जो मैंने वीडियो बनाया था, पोस्ट किया था, वहाँ पर 162 रुपये चल रहा था। लगभग आज 3-3.5% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला है। कल भी कंपनी 5% के ग्रोथ पे चल रही थी। कंपनी का लगभग हाई जो है ना वो 284 रुपये पर है। कभी कंपनी डिविडेंड तो नहीं देती। कंपनी एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अभी स्टॉक का पी बहुत आपको हाई देखने को मिलेगा। हालांकि इंडस्ट्रीज पी 80 है, वहाँ पर स्टॉक का पी हाई देखने को आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन फिर भी जब आप इस बिजनेस को कम्प्लीटली समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कई बार मैं पी को कंसीडर नहीं करता। इस वजह से भी कुछ चीज़ें सस्ती होती ही नहीं है कभी जल्दी। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ रहेगा तो पॉसिबल नहीं है कि उतना ज़्यादा सस्ता मिले जितना आप समझ रहे हो, या जितना फंडामेंटल की फैक्टर पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कंपनी का शेयर कितना प्लेज है। तो प्लेज परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं है, 1 भी % का शेयर प्लेज नहीं है इस कंपनी में। प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर 0 दिखा रही है।
लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पर कंपनी के पास 8,000 करोड़ का 8,226 करोड़ का ऑलरेडी कैश पड़ा हुआ है और कंपनी के पास कर्ज भी 441 करोड़ का है। तो मैं इसको समझता हूँ कि ऑलमोस्ट कंपनी डेब्ट फ्री है, क्योंकि कंपनी कभी भी ये कर्ज चुका सकती है। इसके पास इतना पैसा अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 129 करोड़ है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 145 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था और अभी कंपनी 129 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है और ये एक टर्निंग अराउंड चीज़ हो सकती है। यहाँ पर बिजनेस प्रोफाइल आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस प्रोफाइल में आपको दिख जाएगा कि कंपनी अब कहाँ कहाँ पर वर्क कर रही है, मलेशिया, सिंगापुर और यूएई, यूएस, अफ्रीका, इन सब जगहों पर। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और नीचे, कंपनी के सेल्स को देखते हैं, ठीक है ना, कि सेल्स में कितना इजाफा हुआ। इतना सारा बूम होने के बाद क्या सेल्स में वैसा कुछ हुआ जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो क्वार्टरली सेल्स की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे कि कंटिन्यू ये नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कंटिन्यू ये नंबर बढ़ रहे हैं। 2024 के सितंबर क्वार्टर में 552 करोड़ का सेल्स साइन का, फिर 600, फिर ये 600, 602, 600, ये थोड़ा सा डाउन आया था, फिर 616 करोड़, 650, फिर 744, फिर 701 और फिर 737, फिर से ये बढ़कर आगे गया है, ठीक है। सेल्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 500 करोड़ से लेकर के 750 करोड़ तक का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप जब देखोगे इसको ना, तो यही वो था जो कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था, ठीक है। 145 करोड़ का जो लॉस आया था, अब यही वो लॉस था। इसके बाद कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट करना शुरू कर चुकी है और ये कुछ इस तरीके से इसका प्रॉफिट आपको नेट प्रॉफिट इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में भी 20 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। इससे पिछले वाले क्वार्टर में 59 करोड़ और इससे पिछले वाले क्वार्टर में 42 करोड़ का प्रॉफिट देखने को कंपनी में मिला था, ठीक है। ओवरऑल अब कंपनी का जो TTM मतलब जो अभी करेंट सेल्स है ना, वो बढ़कर 2,832 करोड़ पहुंच चुका है, ठीक है। सेल्स अब कितना रैपिड ग्रो हुआ है आप बस यहीं से देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि 1600, 1700, 2200, 2700 और अब 2800 करोड़ की यहाँ पर इसकी सेल्स हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर सुधार हुआ है, 250 करोड़, 350 करोड़ और फिर सीधा 400 करोड़, ठीक है। इधर ऑलरेडी लॉस रिपोर्टेड हो चुका था, बट यहाँ से आपको दिखेगा अगेन यहाँ पर बिफोर टैक्स प्रॉफिट और इसके बाद आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो है यहाँ पर 145 करोड़ का लॉस इसने रिपोर्ट किया था। इससे पहले 342 करोड़ का, 265 करोड़, ये सारे लॉस कंपनी ऑलरेडी दिखा चुकी थी। कंपनी कंटिन्यू लॉस मेकिंग थी, लेकिन अभी से पिछले 2 ईयर से मैं कह लूँ 26 वाले में 113 करोड़ का प्रॉफिट इसने दिखाया था और इसके बाद अभी करेंट जो ये चल रहा है उसमें भी 127 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी शो कर रही है। कैश फ्लो क्लियर और पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है यहाँ पर। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना होगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखेगा 5% की FIs की होल्डिंग थी, 26 में 4.8 थोड़ा सा कम हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ से आप जैसे ही जून का क्वार्टर आप देखोगे, आप देखो ये कितना भयानक तरीके से FIs ने इसमें बाइंग की है, सीधा ऑलमोस्ट डबल कर दिया इसने बाइंग। FIs ने यहाँ पर डबल बाइंग की है, DIs ने भी ऑलमोस्ट डबल बाइंग की है या डबल से भी ज़्यादा। सीधा DIs का यहाँ पर होल्डिंग कितना है 24, लगभग 25% के आसपास, और FIs का भी होल्डिंग 10% के आसपास में है। यहाँ पर पब्लिक के पास 83% थी, इस 83% से सीधा 65% पे आ चुका है। मतलब वीक हैंड से अब ये शेयर कहाँ जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड में। तो ये एक पॉजिटिव साइन ऑलरेडी है, क्योंकि FIs और DIs दोनों यहाँ पर इस स्टॉक्स पे अभी के डेट में पॉजिटिव है और इसका इम्पैक्ट आपको चार्ट पर भी देखने को मिलेगा। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर चार्ट पे। तो जब चार्ट पे यहाँ पर आएंगे ना, तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि कंपनी का जब IPO आया था वहाँ से कंपनी के IPO ने थोड़ा बहुत रिटर्न दिया और इसके बाद से कंपनी कंटिन्यू डाउन ही मोमेंटम कर रही है, ठीक है। कंटिन्यू कंपनी डाउन मोमेंटम कर रही है, अप एंड डाउन की तरीके से जा रही है, ठीक है। कंपनी नीचे आया फिर ऊपर, जितनी बार ऊपर जाने की कोशिश करी उतनी बार सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये एक पहली बार कंसोलिडेशन जोन कंपनी ने बनाया है। चार्ट पे एक पहला कंसोलिडेशन जोन मिला, अभी कहीं भी कोई भी कंसोलिडेशन जोन नहीं मिला था। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन था जिसका कभी भी ब्रेकआउट ही नहीं आया, ठीक है। तो दूसरा कंसोलिडेशन जोन यहाँ पर, और इस कंसोलिडेशन जोन का आज आपको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है, ठीक है। मतलब ये वो टाइट रेंज है जहाँ पर बायर्स और सेलर के बीच फाइट हो रही थी, ठीक है। और अब इस कंसोलिडेशन जोन को किसने जीता है, यहाँ पर मुझको क्लियर दिख रहा है कि बायर्स इसको अपने साइड में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से अब बायर्स एक्टिव हो चुके हैं और इस बायर्स के एक्टिव होने का एक रीज़न और भी है, जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ने या
फाइनेंस सेक्टर के जो भी डिपार्टमेंट ने डिसीजन लिया है कि यूपीआई पे एमडीआर चार्ज लगाया जाएगा मर्चेंट पे, तो उससे इस कंपनी को भी फ़ायदा हो सकता है आने वाले टाइम में। हालांकि अभी इस पर कोई इम्पैक्ट खास नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अभी सरकार ने क्लियर रुख नहीं किया है कि ये पैसा कहाँ कहाँ और किस किस लोगों को जाएगा। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, बाकी लोगों को भी लगता है, जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको भी, और वो लगता है इस वजह से क्योंकि इस कंपनी को भी फ़ायदा होगा, ऐसा इस वजह से लगता है। ये चार्ट पर भी शो हो रहा है, ठीक है, जब से वो न्यूज़ आई है इसके बाद से चार्ट पर भी आपको ये एक अप ट्रेंड यहाँ से देखने को मिल रहा है, प्राइस में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात ये है कि जब ये मतलब एडिशनल 1000 करोड़ के आसपास का इनकम आने वाला है इस फील्ड में, पार्टिकुलर पेमेंट इकोसिस्टम में, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा जाहिर सी बात है कि बैंकों को जाएगा। इसके बाद अगर कुछ भी वहाँ से निकला तो वो इस कंपनी पर भी नज़र आएगा, जाना चाहिए, क्योंकि ये पेमेंट इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है और उन तक भी ये चीज़ें पहुँचेंगी, ठीक है। अभी तक ये बिल्कुल जीरो था, लेकिन अब जब पहुँचेंगी तो वो जो आप 145 करोड़ का 129 करोड़ का जो प्रॉफिट देख रहे हो, उसमें भी इजाफा होता हुआ यहाँ पर दिखने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये फैक्टर हैं। अभी मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर ये वाकई में सस्टेन करता है, हम लोगों को एक बार इस लेवल से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। हालांकि ये केवल एजुकेशन पर्पज से ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग वॉच लिस्ट में कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये बिल्कुल ही एजुकेशन पर्सनल पर्पज से ही ये मैंने वीडियो बनाया है। बाकी आप अपनी एनालिसिस के आधार पे जा सकते हैं। मेरा मानना ये है कि अभी ये स्टॉक्स में, मैं 100% गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि ये अभी स्टॉक्स ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, थोड़ा सा यहाँ पर सस्टेन कर सकता है या इसको रिटेस्ट कर सकता है। रिटेस्ट करने के बाद प्राइस में एक लॉन्ग टर्म का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म का मोमेंटम यहाँ से देखने को मिल सकता है। आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि आपको 1 से 2 क्वार्टर में ये वाला रेट, जो आईपीओ वाला रेट था 250 के आसपास का लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो इस पे फोकस कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये कितना सही होता है, क्योंकि कई बार प्राइस कंसोलिडेशन जोन में ही रह जाएगी। अगर गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम लाया है, अगर इसको उतना बेनिफिट नहीं मिला तो हो सकता है कि ये कंसोलिडेशन जोन में चली जाए। हालांकि कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है, क्वार्टरली कंटिन्यू प्रॉफिट में है, और आगे चल के अगर 2 से 3 क्वार्टर और भी कंपनी प्रॉफिट में रहती है तो ये सिंपल सी बात है कि ये आपको ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी कंसोलिडेशन जोन में जाती है, प्रॉफिट रुकते हैं, तब आपको फिर से ये नीचे आता हुआ दिखेगा। तो ये इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फंडामेंटल भी चेक करते रहना होगा। हालांकि अभी सब कुछ इस कंपनी में ठीक लग रहा है, मेरे हिसाब से परफेक्ट है, सही जगह पर है। अगर आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन पे भी मिले तब पर भी बेस्ट है। तो ये पाइन लैब का एक वीडियो है, ठीक है। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अगर कोई भी किसी भी स्टॉक्स पर अगर आपको वीडियो चाहिए फंडामेंटल से रिलेटेड, टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।